नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के 7वें अध्याय पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पिछली वीडियो में हमने वनोन्मूलन और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अभ्यारण्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की। परंतु विद्यार्थी मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि कौन से जीव संकटापन्न है, कौन से जीव विलुप्त होने वाले हैं या कौन से जीव विलुप्त हो चुके हैं? बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। ऐसे जीवों की सूची तैयार करने का काम रेड डेटा पुस्तक में किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, रेड डेटा पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं एवं अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक नक्की की जाती है या पब्लिश की जाती है। इन पुस्तकों में विविध प्रकार की स्पीसीजों के विषय में जानकारी दी जाती है, जैसा कि आप इन चित्रों में देख सकते हैं। रेड डेटा बुक ने कुछ ऐसे स्पीसीजों के विषय में अपनी पुस्तक में जानकारी प्रदान की है। सामान्य तौर पर विद्यार्थी मित्रों, कुछ स्पीसीज हमें देखने में ऐसी लगती हैं कि तो सर्वसामान्य है, हमें सभी जगह देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि आप इस मेंढक के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस मेंढक को देख करके तो यही सोचेंगे ना कि ये तो बरसात में हमारे यहाँ पर भी निकल आते हैं, परंतु इनकी कुछ विशिष्ट जातियां विशिष्ट प्रदेशों में ही देखने को मिलती हैं, जो कई बार विनाश के कगार पर आ जाती हैं। इसीलिए इनकी सूची तैयार करने का काम रेड डेटा पुस्तक में किया जाता है। क्या आप जानते हैं यह रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है? इस रेड डेटा बुक को IUCN नामक संस्था प्रकाशित करती है, जिसका पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह संस्था इस पुस्तक को प्रकाशित करती है। यह संस्था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। संगठन का घोषित लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजना है। विद्यार्थी मित्रों, अब बात करते हैं प्रवास के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं, मछलियां ठंडे पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं, क्योंकि वे पानी की गहराई में रही हुई पानी की गर्मी का उपयोग कर सकती हैं। परंतु पक्षी इसके लिए सक्षम नहीं होते हैं। पक्षी कई बार सर्दियों में अपने प्रदेश को छोड़कर के किसी अन्य प्रदेशों में स्थानांतरण करते हैं, क्योंकि सर्दियों में काफी ज्यादा ठंड महसूस होती है, तो वे गर्म विस्तारों में प्रवास के लिए निकल पड़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भारत भी इस प्रकार के प्रवासी पक्षियों का एक स्थल रहा हुआ है। सर्दियां समाप्त होने पर यह पक्षी वापस अपने मूल स्थानों में लौट जाते हैं। शायद आप जानते ही होंगे कि भारत के ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जहां पर यह प्रवासी पक्षी आकर के बसते हैं। आपने कक्षा 7 में उसके विषय में जरूर से जानकारी प्राप्त की होगी। भारत में ऐसे अनेक प्रवासी स्थल हैं, जैसे कि अहमदाबाद शहर में आया हुआ नल सरोवर, यह यायावर पक्षियों के लिए जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ पर विशेष प्रकार की प्रजातियां आकर के बसती है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, आप इस चित्र में देख सकते हैं साइबेरियन क्रेन नाम का पक्षी, जो कि साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास करने के लिए आते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक मात्रा में सर्दी पड़ती है और राजस्थान के जो प्रदेश हैं वे थोड़े गर्म होते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों से भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवेश के लिए आते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम सब जानते हैं कि कागज के निर्माण में विविध प्रकार के पौधों का या वृक्षों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उनको हमें कई बार काटना पड़ता है, जिससे पर्यावरण पर इसकी विपरीत असर पड़ती है। इसीलिए यदि हमें पेड़ पौधों को बचाना है तो कागज का निर्माण कम करना होगा, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए लगभग 17 जितने वृक्षों को काटा जाता है, जो कि एक बड़ी संख्या है। साथ ही बड़े पैमाने पर बिजली और पानी का उपयोग भी किया जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए, उनका पुनः उपयोग या पुनः चक्रण करना चाहिए। लगभग एक कागज को हम 5 से 7 बार पुनः चक्रण करके उपयोग में ले सकते हैं। इनका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचा सकेंगे, बल्कि कागज उत्पादन में उपयोग में लिए जाने वाली ऊर्जा को भी हम बचा सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थी मित्रों, आप क्या कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं, पुनः उपयोग में कागज को लेने के लिए आप एक ही कागज के दोनों तरफ लिख सकते हैं। आप एक ही कागज को फाड़ करके फेंकने की बजाय आप उसका विविध सुशोभन वाली वस्तुओं के निर्माण में उपयोग कर सकते हैं, और इस कागज को फाड़कर फेंकने की बजाय हम पत्ती में बेच करके पुनः चक्रण करवा सकते हैं और आवक भी प्राप्त कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों को भी हम कम कर सकते हैं और इसी के साथ प्रदूषण की मात्रा में भी कमी ला सकते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, बात करते हैं पुनर्वनरोपण की, यानी वृक्षों को पुनः उगाना। जिस तरह से हमने वनोन्मूलन में वृक्षों के कटने के विषय में चर्चा की, उसका बिल्कुल उल्टा होता है पुनर्वनारोपण, यानी वनों को फिर से उगाना। इसके लिए विद्यार्थी मित्रों आप क्या कर सकते हैं, आपने जितने वृक्षों को काटा है या कटते हुए देखा है, उनके स्थान पर उतने ही वृक्षों को हमें पुनः उगा देना चाहिए। पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का हमें रोपण करना चाहिए। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो कि उस वन में पाए जाते हैं, यानी आपने जिस प्रजाति या जाति के वृक्षों को काटा है, आपको उसी प्रजाति या जाति के वृक्षों को उगाना चाहिए ताकि उनकी संख्या बनी रह सके। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने वृक्ष काटे गए हैं, तभी तो हम इन वृक्षों को बचा करके रख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अर्थात जितने वृक्षों को आपने काटा है उतने ही वृक्षों को, उसी प्रजाति के वृक्षों को आपको पुनः उगाना चाहिए। इस प्रकार से हम वनारोपण कार्यक्रम कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी मित्रों संभव न हो या हमारे पास कुछ ऐसे प्रदेश न हो या हमारे पास अगर समय की कमी हो जिससे हम वृक्षों को नहीं उगा सकते हैं, तो विद्यार्थी मित्रों हमें यह काम कुदरत पे छोड़ देना चाहिए। कई बार प्राकृतिक रूप से भी इस प्रकार के वृक्षों को उगाया जा सकता है। यदि हम वनों को न छेड़ें और उन्हें लंबे समय तक के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो अपने आप उन विस्तारों में विविध प्रकार के प्राणियों के मल द्वारा बीजों के स्थानांतरण होने से या कई अन्य प्रकार के तरीकों से वहां पर उस प्रजाति के पौधे उग जाते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वनों का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित रूप से छोड़ दिया जाए तो वह स्वतः ही पुनः स्थापित हो जाते हैं। प्राकृतिक पुनर्वनरोपण में मानव गतिविधियों को कोई स्थान नहीं होता, यानी वहां पर हमें कोई भी गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। अपने यहाँ वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत एक उद्देश्य नक्की किया गया है जिसमें प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना तो है ही, साथ ही ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन और उसमें रहने वाले तथा आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जैसे कि उनको चूल्हे की व्यवस्था करवाना या गैस की व्यवस्था करवाना, जिससे कि वे लकड़ियों को जंगल से ना काटें, उनको भोजन पर्याप्त मात्रा में मुलतवी करवाना जिससे वे जंगली जीवों का शिकार न कर सकें, और यदि कोई जंगली जीव उनके प्राणियों का शिकार कर लेता है तो उनके प्राणियों के जीव के बदले में दूसरा प्राणी या उसकी जितना मुआवजा धन राशि के रूप में दिया जाता है, जिससे कि वे इन जीव जंतुओं की हत्या न करें। जानते हैं कि जितना ख्याल हम वनस्पतियों वन्य जीव जंतुओं का रख सकते हैं, उससे कई ज्यादा ख्याल वहां की आदिवासी प्रजा रख सकती है, क्योंकि वह उस विस्तार से भलीभांति परिचित होती है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हमें कुछ ऐसी विशिष्ट आदिवासी प्रजाओं के लिए भी उनके संरक्षण के लिए कार्य जरूर करने चाहिए। वे तो इस प्रदेशों के स्टॉक होल्डर कहे जाते हैं। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो द्वारा आपने रेड डेटा बुक जंगलों को कटने से बचाने के लिए कागज का किस तरह से पुनः उपयोग करना चाहिए उस बारे में तथा जंगलों के पुनर्रोपण के विषय में जरूर जानकारी प्राप्त की होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।